नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग। चलिए फिर हम लोग मिक्स क्वेश्चन साइंस में, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 20 क्वेश्चन मिक्स करते हैं। तो सभी लोग जुड़ जाए, जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया तो क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है, दोबारा देख लो और अच्छे से सारे क्वेश्चन करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सारे रेलवे के, क्योंकि रेलवे में फिजिक्स से न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक एक किलोवाट लिखा है। एक के डब्ल्यू का मतलब 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो जैसे 1 किलोवाट लिखा है, 1 किलोवाट, वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। और यहाँ पे के किलो होता है, किलो का मतलब होता है कि 1000। तो 1 किलो की जगह पे हम लिख सकते हैं 1000 वाट। अब 1000 वाट तो है ना इसमें। अब वाट का दूसरा भी मात्रक होता है, वाट शक्ति का मात्रक है। और शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर, मतलब कार्य बटे समय। तो 1000, अब वाट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1000 जूल सेकेंड इनवर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर, हाँ, 1 किलोवाट घंटा, ये कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा, पहले तो ये किसका मात्रक होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट इसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। और 1 यूनिट हम जब इसको लिखते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पे, तो इसकी आप वैल्यू याद रखेंगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। 3.6 गुणे 10⁶ जूल, ये 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है या 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 5.5 किलोवाट, 5.5 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, इसके जगह पे कितना होता है, 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है। लेकिन हमको 5.5 किलोवाट बताना है, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 5.5 से, ठीक है। तो जब इसको हम गुणा करेंगे 5.5 से 3.6 गुणे 10⁶ में, तो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इससे जब गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा, गुणा करने में 5 36 पंचे 180, 18 और 9, 18, ठीक है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 19.8 गुणे 10⁶ हो जाएगा जूल, ठीक। 5.5 को इसमें जब गुणा करेंगे तो 19.8 आएगा, और गुणे 10⁶ पहले से है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। गुणा कर लीजिए इसको आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, किसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये बताना है। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए कि कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है। सबसे पहले देखो, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, या एस से प्रदर्शित करते हैं। और साथ में होता है कॉस थीटा, अगर थीटा भी दिया है तो एस कॉस थीटा, ये डब्ल्यू बराबर होता है एस कॉस थीटा। मतलब है जो कार्य निर्भर करता है वो बल पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद विस्थापन, और इसके बाद कोण पे, कितने अंश का कोण बन रहा है,
इन सब पे निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कपिल कंधे पर 10 किलो भार लिए खड़ा है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो क्या विस्थापन कितना है उसका? जब एक ही जगह पे खड़ा है तो विस्थापन जीरो हो गया, तो जब जीरो हो जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया जा रहा, तो आंसर तो ये हो जाएगा इसका। समझ में आ गया? क्योंकि जब विस्थापन ही जीरो है, खड़ा है व्यक्ति, विस्थापन जीरो कर रहा है, तो कार्य कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सचिन 4 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे चल रहा है तो विस्थापन क्या हो गया? 4 किलोमीटर हो गया, है ना। विस्थापन दिया है बल की दिशा, अब बल की भी दिशा एक ही होगी जिस ओर जा रहा है, कोई आदमी किस ओर जाता है। और इसमें कहा गया कुली, यहाँ पे एक कुली किसी बस में किसी कार तक एक वजन लेकर जाता है। अब वजन लेके जा रहा है कुली उठा के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक होता है mgh, ये क्या होता है? ये आपका स्थितिज ऊर्जा होती है, और स्थितिज ऊर्जा भी क्या होता है? एक प्रकार का कार्य ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका mg मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो जितनी ऊंचाई पे कोई वस्तु होगी उसमें भी एक प्रकार का क्या होता है? कार्य किया जाता है गुरुत्वीय त्वरण द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में ही समझ में आ गया, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, लिए खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब विस्थापन जब जीरो है तो कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कार्य करने में क्षमता, ये कार्य करने की क्षमता, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्य करने की क्षमता वस्तु में होती है। कार्य करने की क्षमता क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, बल का अगर हम कहें कि बल का तो परिभाषा पता होगी, लेकिन एक संवेग में पूछा जाता है संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये परिभाषा से भी क्वेश्चन कई सारे आते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। मतलब कार्य करने की दर का मतलब हो गया कार्य बटे में समय। जहाँ पे दर कहें इसका मतलब कार्य करने की दर मतलब कार्य बटे समय, और ये किसके बराबर होता है? शक्ति के बराबर होता है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? जूल पर सेकेंड हो जाएगा, या फिर वाट भी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया? स्थितिज ऊर्जा मतलब कोई वस्तु, स्थितिज ऊर्जा उसमें कब होगी? जब कोई वस्तु ऊंचाई पे रखी हुई है ना। और गतिज ऊर्जा का मतलब वो आ रही है, नीचे आ रही है। तो कैसे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कब होता है? तो पहले देखो, एक पटाखे का विस्फोट होना, पटाखा विस्फोट होता है, इसमें तो कोई ऊर्जा है नहीं, है ना। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का मतलब टॉर्च का ऑन होना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। टॉर्च का ऑफ करना, इससे भी। एक पेंडुलम का झूलना, पेंडुलम का मतलब समझ रहे हैं? जैसे एक पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे दोलनी गति करता है ऊपर नीचे, तो जब यहाँ पे होता है तो वो थोड़ा ऊंचाई पे होता है, तो जब ऊंचाई पे होता है तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होती है, और जब ये नीचे आ जाता है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम होती है, और यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। के काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अधिकतम होती है, तो पेंडुलम इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना कर दिया जाए? ठीक है, 2v तक दोगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा?
सबसे पहले स्थिति जो गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv² होता है। अभी अगर v वेग है तो इसका गतिज ऊर्जा ये हो जाएगा, लेकिन अगर 2v² कर देंगे तो v की जगह पे हम कितना रख देंगे, m तो सेम रहेगा, v की जगह पे 2v, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 m, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और v² हो जाएगा। तो जब 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो इसका गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा यहाँ पे कहा गया EK है, पहले का गतिज ऊर्जा कितना है, EK है, तो ये वाला गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, जिसमें 2v² रखेंगे तो मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब है 4EK हो जाएगा। ठीक, 4EK। v का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4EK हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर है, 5 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा कि गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। ठीक है, गति को दोगुना किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। गति को अगर दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है नॉर्मल। किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और वेग v हो तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² हो जाता है। लेकिन जिसमें अगर इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी कर देंगे, गतिज ऊर्जा जब दोगुनी कर देते हैं, या गति इसकी गतिज ऊर्जा ने गति इसकी दोगुना कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाती है, 4 गुना, क्योंकि v का मान दोगुना करेंगे तो v का स्क्वायर हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यहाँ पे 4k हो जाएगा, 4 गुना गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, 25 थी, अब कितना हो जाएगा, तो 25 × 4 हो जाएगा, 25 × 4, तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 गतिज ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। यहाँ पे न्यूटन भी है, न्यूटन लगा देना। ठीक है, डायरेक्ट हमने कर दिया है, गतिज ऊर्जा इसमें कहा गया 25 जूल है, गतिज ऊर्जा कितना है, 25 जूल। लेकिन अगर गति को दोगुना किया जाएगा, तो जब गति को दोगुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, है ना, क्योंकि v का मान अगर 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो गतिज ऊर्जा पहले 25 थी, तो 25 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 100 जूल, 100 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रणों के गुणों का पालन नहीं करता। मिश्रणों के गुणों का पालन नहीं करता। मिश्रण है, यौगिक और मिश्रण से कुछ क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। इसमें कहा गया मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण के जो घटक हैं, घटक मतलब जैसे दो चीज़ें मिलाई जा रही हैं तो उनके गुण बरकरार रहते हैं, गुण उसमें पाए जाते हैं। दूसरा है, मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। ठीक है, इसे भौतिक विद द्वारा अलग किया जा सकता है, इसकी संरचना तय है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो जो मिश्रण होता है, जैसे दो चीज़ें हम मिला रहे हैं, दो चीज़ों को हम मिला रहे हैं, तो जब मिलाने के बाद दो नई चीज़ बनती है तो उसमें इन दोनों के क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, अलग अलग पदार्थ के भी होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। इसे भौतिक विद द्वारा अलग किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, भौतिक विद द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रणों की संरचना तय नहीं की जाती, क्योंकि यौगिक की संरचना होती है, मिश्रण की संरचना नहीं होती। ठीक है, क्योंकि संरचना उसी की होगी जिसका सूत्र होगा, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, यौगिक का सूत्र होता है। जैसे वायु है, वायु क्या होता है, मिश्रण होता है। वायु का सूत्र पढ़ा आपने कभी है, ऑक्सीजन O2 होता है, ये सूत्र है, लेकिन वायु का सूत्र नहीं पढ़ा, क्योंकि वायु मिश्रण है कई गैसों का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब मिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण कैसा उदाहरण है। देखो, विजातीय मिश्रण बोल रहा है, कोलाइडी मिश्रण है, सजातीय मिश्रण, निलंबन है। कौन सा हो जाएगा,
रेत और चीनी जब मिक्स करते हैं तो सबसे पहले विजाती का मतलब क्या होता है, उसमें मिल जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन का मतलब है कि वो विलयन जिसमें 10⁻³ है, 10⁻⁴ से भी कम एक कण होते हैं, लेकिन चीनी कण तो बड़े बड़े होते हैं और मिक्स होते हैं, तो ये तो गलत है, कोलाइडी भी नहीं होगा। और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि निलंबन के भी कण -3 या उससे थोड़ा सा आसपास होते हैं। तो यहाँ पे आंसर सजातीय मिश्रण हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे समझ लो, सजातीय मिश्रण होता है, ठीक है। सजातीय मिश्रण, रेत और चीनी का मिश्रण कैसा होता है, सजातीय मिश्रण होता है। समान गुणधर्म वाले यौगिक उसमें जब पदार्थ मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है, तो यहाँ पे याद रखिए रासायनिक संयोग, रासायनिक संयोग में डाल्टन का सिद्धांत काम में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने अणु, आयन या परमाणु होते हैं। सबसे पहले देख लो, 1 मोल में किसी भी यौगिक के अणु के या किसी भी यौगिक पदार्थ में 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन, अणु परमाणु या आयन होते हैं। 6.022 × 10 कितना हो जाएगा, 23 अणु परमाणु या आयन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो ये एक यौगिक हो जाएगा जिसका सूत्र CO2 होता है, ठीक है। अब इसके यौगिक में कितने मोल होते हैं, 1 मोल में कितने हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यौगिक है तो उसका जब एक अणु उठाएंगे तो उसके एक अणु के 1 मोल में कितना हो जाएगा, 6.022 × 10⁻⁴ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 अणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है जल के 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 0.5। तो 1 मोल में हमने बताया जल मतलब H2O हो जाएगा, जल का मतलब क्या हो गया, H2O। अब इसका जब 1 मोल उठाएंगे तो इसके 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो जब इसमें पूछा जाएगा 0.5 तो कितना हो जाएगा, इसमें 0.5 से गुणा कर देंगे, तो जब 0.5 से इसमें गुणा कर देंगे तो 5 × 30 हो जाएगा, तो लगभग 3 × 10 कितना हो जाएगा, 23। 3 × 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखो पानी में जैसे बुलबुला ऐसे है, नीचे पानी भरा हुआ है तो पारदर्शी तो होगा ही, बुलबुला में इधर से उधर दिखाई देगा, तो पहले तो वो किस तरह काम करेगा, लेंस की तरह, ठीक है। ऊपर से ऐसे है, तो जैसे हम ऊपर से देखेंगे तो हमको किस तरह दिखाई देगा, ऐसे कुछ, ठीक। लेकिन दिखता ऐसे है, दिखता ऐसे है, मतलब लेंस कैसा है, ये उत्तल लेंस है ना, दिखता है उत्तल लेंस की तरह, लेकिन व्यवहार कैसा करता है, अवतल लेंस की तरह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर से कैसे दिख रहा है, ऐसे है जैसे उत्तल लेंस होता है,
लेकिन उत्तल लेंस की तरह दिखता है, लेकिन व्यवहार कैसा करता है, अवतल लेंस की तरह। इसको याद रखेंगे। देखने में लगता है ऊपर से कैसा है, उत्तल लेंस, लेकिन व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातक मतलब वो पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित किए जा सकते हैं, ठोस से सीधे गैस अवस्था में। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातक पदार्थ। तो कपूर तो होता है ये ऊर्ध्वपातक, अमोनियम क्लोराइड भी होता है, नेपथलीन भी होता है। इसमें कौन नहीं है, तो सोडियम। सोडियम जो होता है वो ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो देखो इन सबका पाचन तो मुंह से ही चालू हो जाता है, मुख से, लेकिन जब पूर्ण पाचन की बात आएगी तो कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। ठीक है, कमेंट में बताइए कि छोटी आंत में कहाँ पे होता है, छोटी आंत में कहाँ पर होता है, पढ़ा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 के बाद 18 नंबर। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में कहाँ होता है। आंतरिक गति मतलब है शरीर के अंदर की गति, स्पीड, जो मतलब जो स्पीड होती है वो कहाँ से निर्धारित की जाती है, कितनी तेज चल रही है, आंतरिक गति का निर्धारण। दिमाग से, दिल से, गुर्दा से, यकृत से, क्या हो जाएगा। दिल का मतलब क्या होता है, दिल का मतलब यह होता है हृदय, हृदय मतलब हार्ट। तो आंतरिक, जितना तेजी से दिल क्या हो जाएगा, दिल मतलब हार्ट क्या हो जाएगा, पंपिंग करेगा, उसकी आंतरिक गति ज़्यादा तेज होगी, जितना कम होगा उतनी धीरे होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हार्ट मतलब दिल मतलब हृदय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया होती है। माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, माता के रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, या भ्रूण और इसकी पोषण के विकास। क्या हो जाएगा आंसर इसका, इम्प्लांटेशन। इस शब्द को याद रखेंगे, इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। ये टोटल प्रक्रिया क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का। क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है, किसमें अधिक होती है, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात का मतलब है कि जिसमें आघात करेंगे, घात मतलब पीटेंगे, मारेंगे पीटेंगे, है ना। तो आघात वर्धनीयता का मतलब है पीट कर पतली चादर बनाना। तो पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीयता मतलब सबसे ज़्यादा पतली चादर किसकी बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, सोना, ना, सोना, गोल्ड। और इसका जो चिन्ह होता है क्या होता है, AU। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज के 20 क्वेश्चन कैसे लगे आप सभी लोगों को। उम्मीद है कि सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जिसको नहीं आए हैं कमेंट में बता सकता है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा बता देंगे हम अगली क्लास में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना।